हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। हमारा आज का टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इससे पहले हमने एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रोनिक किडनी डिजीज़ को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस मिस की हैं या आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है कोई एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, बल्कि इसको कैरेक्टराइज़ किया जाता है बाय ग्रुप ऑफ सिम्टम से। इसके अंदर जो चार मेजर सिम्टम्स हैं वो क्या हैं कि प्रोटीन यूरिया। सबसे पहले जो आपके प्रोटीन्स हैं वो यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं और उनका जो लेवल है वो ग्रेटर हो जाता है 3.5 ग्राम्स पर डे। एंड सेकंड कंडीशन इसके अंदर होती है हाइपोएल्ब्यूमिनिया। आपके पास जो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो कम होना शुरू हो जाती है और उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है लेस देन 30 ग्राम्स पर लीटर। और जनरलाइज्ड ओ एडिमा, इसके अंदर क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। एंड हाइपरलिपिडेमिया, जो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं बॉडी के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन भी जो है वो ज़्यादा होने लगती है। अगर हम बात करें इटियोलॉजी की तो बेसिकली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसकी जो इटियोलॉजी है वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है। एक उसकी प्राइमरी कॉज है और एक सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरी कॉज की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी है। सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि हमारे पास किडनी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास फोकल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है और इसमें अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो किडनी के टाइनी फिल्टर्स होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलाई कहते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो रैपिडली जो है ना वो प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंडरी कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी कॉजेज़ में हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस है, लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है, एमिलॉइडोसिस है एंड पैराप्रोटीनीमियास है और वायरल इन्फेक्शंस हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अभी हमने पीछे डिस्कस भी किए। सब जो कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एडिमा है, इसके अंदर जो है ना फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। नोजिया, वॉमिटिंग है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडेमिया है, लिपिड्स की कंसंट्रेशन जो है बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। हाइपोएल्ब्यूमिनिया है, एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन हमारे पास कम होना शुरू हो जाती है। फीवर्स हैं, चिल है, एनीमिया है और एसाइड्स हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम बात करें तो ये जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जैसे ही डैमेज होगी उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाती हैं। और उसके रिजल्ट में जो है ना दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हमारे पास जो है स्टिमुलेट होती है सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन जो है ना वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती हैं और उसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास हाइपरलिपिडेमिया बॉडी के अंदर हो सकता है। और अगर हाइपोएल्ब्यूमिनिया होगा तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया के केस में हमारे पास फर्दर क्या होगा, जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऑनकोटिक प्रेशर जैसे ही हमारे पास कम होगा उसके रिजल्ट में हमारे पास जनरलाइज्ड एडिमा हो सकता है। और उसी के साथ ही हमारा जो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। जब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे पास जो सोडियम की रिटेंशन है वो होने लगती है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है, एडिमा। ये सिंपल सी इसकी जो है वो पैथोफिजियोलॉजी है ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डायग्नोज किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले पैल्पिटेशंस चेक की जाती हैं, यूरिन एनालिसिस, उसके अंदर हम जो है प्रोटीन की कंसंट्रेशन देखते हैं। यूरिन के अंदर हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं वो इंडिकेट करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके अलावा जो है एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन अगर लो है वो भी हमारे पास जो है एक साइन है, सिम्टम है ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। रीनल अल्ट्रासाउंड्स किए जा सकते हैं एंड चेस्ट एक्सरे भी किया जा सकता है। मैनेजमेंट, हम किस तरह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मैनेज कर सकते हैं, इसमें हमारे पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी है और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन है हमने उसको कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन को हमने ज़्यादा जो है वो बढ़ने नहीं देना। इसके साथ ही अगर एडिमा है तो हमें उस चीज़ को भी कंट्रोल करना है। गुड न्यूट्रिशन, हमने जो है ना अपनी न्यूट्रिशन का, अपनी फूड का जो है वो अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि जो है ना हाइपरलिपिडेमिया इस केस में हो सकता है, तो ऑयल बेस्ड चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करना है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ गुड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, जो है ना प्रॉपर एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्सरसाइज करें, मेंटली जो है वो रिलैक्स रहें।
इसके अलावा जो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन टू डिक्रीज एडिमा, आप जो है डाइट के अंदर सोडियम के लेवल को जो है ना वो कम करें ताकि जो है ना सोडियम की रिटेंशन ना हो और एडिमा बॉडी के अंदर ना हो। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होगा कि हमने जो है फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि फ्लूइड इंटेक को डिक्रीज़ करना है और साथ ही हमारे पास जो डाइटरी सोडियम इंटेक है उसको भी डिक्रीज़ करना है। नेक्स्ट हमने जो है ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो अक्सर जो है ब्लड प्रेशर का इशू होता है तो उसको ब्लड प्रेशर को हमने मैनेज करने के लिए मेडिकेशंस प्रॉपर लेनी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन हाई हो रहा है ब्लड प्रेशर तो हमने उस दिन मेडिसिन लेनी है। अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो हमने कंटिन्यूसली उसको मेडिसिन को लेना है। तो सबसे पहले जो एक क्लास इसके अंदर यूज़ होती है जो है एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट हाइपरटेंशन। और इसी तरह जो है ना ARBs जो हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है फॉर कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में है वो डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स हमारे पास क्या करेंगे, वो कंट्रोल करते हैं स्वेलिंग को बाय इंक्रीजिंग फ्लूइड किडनीज फ्लूइड आउटपुट। क्या करेंगे कि किडनी से जो है वो फ्लूइड है उसको एलिमिनेट करने की वो एलिमिनेट करते हैं और उससे वो स्वेलिंग को जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। लूप डायूरेटिक्स में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारे पास प्यूरोसामाइड है और ये बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। इसको जो है वो 40 mg इन मॉर्निंग दिया जाता है एंड 20 mg इसकी जो है वो डेली मेंटेनेंस डोज है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है कोर्टिकोस्ट एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि इसमें हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो जाता है, हमारे पास जो बॉडी के अंदर है एल्ब्यूमिन के लेवल लेस देन 30 ग्राम्स हो जाते हैं, तो उसको हमने बैलेंस करने के लिए क्या करना है, IV एल्ब्यूमिन हम देते हैं टू एड डायूरेसिस। जो लास्ट फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस हैं। ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज़ करेंगे प्रोटीन यूरिया को और इन्फ्लेमेशन को। इसके अंदर जो प्रेडनिसोलोन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है जिसको 2 mg पर kg दिया जाता है इन स्मॉल ऑरली डिवाइडेड डोजेज फॉर 6 वीक्स। जो फर्स्ट 6 वीक के लिए होगा वो 2 mg पर kg जो है वो देंगे हम और उसको डिवाइडेड डोजेज में देंगे। देन आफ्टर 6 मंथ्स हम उसकी डोज को रिड्यूस कर देंगे, वो होगी 1.5 mg पर kg ऐसे सिंगल डोज। पहले हम क्या कर रहे थे 2 mg डिवाइडेड डोजेज में दे रहे थे, अब जो है ना 1.5 mg हम जो है वो सिंगल डोज के अंदर दे रहे हैं फॉर 6 वीक एंड आफ्टर वीक इट इज़ डिसकंटिन्यूड। क्योंकि हम स्टेरॉइड्स को एक साथ जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए उनकी डोज को टेपर ऑफ करना ज़रूरी है। तो हमने पहले 2 mg पर kg दिया फॉर 6 वीक एंड देन हम इन डिवाइडेड डोजेज एंड फिर हमने क्या किया जो है उसको 1.5 mg पर kg पे ले आए उसको और उसको हमने जो है ना फॉर 6 वीक्स दिया इन सिंगल डोज एंड देन हमने उसको क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिकेशंस हैं। ये क्या करती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं और इम्प्रूव करती हैं आउटकम्स इन पीपल विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जो है ना कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।